हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टाइम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का 2022 का मॉडल पेपर समझाने वाले हैं। उस टाइम ज़्यादातर संभव हमने कोशिश ये की है इस टाइम कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग इस मॉडल पेपर से 80 से 90% सवाल इसी क्वेश्चन पेपर से आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसलिए स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे इसी क्वेश्चन मॉडल पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, टोटल एग्ज़ाम बच्चा आपका रहता है 70 नंबर का रहता है, एंड पूर्णांक आपका कितना होता है बच्चों? 70 नंबर का रहता है। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर को समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है स्टैंड, तो चलिए स्टैंड देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए स्टैंड क्वेश्चन है, देखिए पहले तो आप जानते हैं कि आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो केमिस्ट्री के पेपर में बच्चों वो 6 होते हैं। कितने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। CO NH3 होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, और Cl2, यानी ये क्या है? एक उपसय संयोजक यौगिक है। में अब ये दे रखा है कि में कोबाल्ट, यानी CO का मतलब कोबाल्ट यानी केंद्रीय धातु, ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो आंसर है देखो +3, यानी ये वाला राइट होगा। ठीक है, यानी इसमें ये वाला विकल्प बिल्कुल राइट होगा। लेकिन ये कैसे होगा देखिए, मैं इसको आप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपको लोग क्वेश्चन ये दिया है, देखिए जैसे ऊपर सेशन होगी दिया बच्चों, क्या दिया देखिए CO। चलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या दिया ध्यान देखिए, ये दिया आपको स्टैंड CO ब्रैकेट के अंदर है, और ये बच्चों ये क्या NH3 यानी जो लिगेंड के रूप में है। ठीक है, और इसका होल 5 है, और ये Cl है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है, और ये फिर क्या है? Cl2 है। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंड, अब हमें इसकी CO की यानी केंद्रीय धातु की हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो हम इसको X मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? X मानते हैं। ठीक है, और NH3 यानी अमोनिया का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। लेकिन इसका होल 5 लग रहा था, 5 बच्चा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस ये आ गया। अब ये क्या बच्चों? Cl की होती है -1 बच्चों, क्या होती है? -1 होती है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये तो ब्रैकेट के अंदर की बात है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा प्लस ये जो आपका Cl2 है, तो Cl के मैंने क्या था? -1 होती है, लेकिन ये Cl2 है तो ये -1 × 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा ये x हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 रहता है। ठीक है, यानी पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों क्या होती है? वो 0 होती है। ठीक है, ये x हो जाएगा। अब देखिए स्टैंड, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस यानी -1 ही आ जाएगा स्टैंड। ठीक है, अच्छा इसी बार प्लस माइनस माइनस जाएंगे, 2 हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ठीक है, तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? -3 हो गया, और ये x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? इधर +3 हो गया। तो इस प्रकार आज से आपने देखा स्टैंड कि ये जो आपका उपचय से यौगिक दे रखा है। ठीक है, इसमें CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी आ रही है? +3 आ रही है। कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय धातु होती है उसको X मान लेते हैं, जो लिगेंड दे रखे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि H2O की 0 होती है, NH3 की 0 होती है ना, तो 0 का होल 5 था वो बच्चों 5 ये आ गया। Cl की -1 होती है, दोनों कैलकुलेट करके जब हमने देखा तो फाइनली में कितना है बच्चों? X इक्वल टू कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो पहला क्वेश्चन था बच्चों उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बच्चों आपका विकल्प नंबर 2 यानी +3। कैसे निकाला गया ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोलंश कितना होता है? देखिए विलय का मोलंश पूछा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं विलयन में विलय और विलायक होते हैं। ठीक है, तो इसमें विलय का मोलंश पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मोलंश को समझने के लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि मोलंश का जो मान होता है, चाहे वो विलय का हो या विलायक हो, सदैव उसका जो मान आता है यानी मोल अंश का जो मान आएगा, मोल प्रभाज्य का जो मान आएगा स्टूडेंट, ठीक है, वो सदैव चाहे तो विलायक हो चाहे विलयक हो, वो सदैव 1 से कम होता है। सदैव क्या होता है बच्चों? 1 से कम होता है। ट्रिक से याद कर लो। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 1.8 1 से ज़्यादा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये 1 है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब ये 18 है, देखिए ये भी नहीं होगा, ये तो 1 से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये जो वैल्यू है, तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों 0.018, यही एक आंसर है जो आपका जो ये जो वैल्यू 1 से कम है, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखें इस चीज़ को, मैंने आपको बताया कि मोलन से जो होता है बच्चों, चाहे विलय का हो चाहे विलायक हो, वो सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम होता है। लेकिन विलय और विलाय का जब मिला करके देखते हैं, विलय और विलाय का जब मोलन से देखते हैं स्टैंड, तो वो होता है 1 के बराबर। कितने बराबर? 1 के बराबर। लेकिन इसमें दोनों का नहीं पूछा गया स्टैंड, आप लोगों से केवल विलय का पूछा गया। तो विलय का मोलन से बच्चों कितना होता है?
सदैव एक से कम, तो एक से कम वैल्यू बच्चे एक से ये वैल्यू है, बाकी तो सब ये एक के बराबर, ये बिल्कुल नहीं, 1.8 ये भी नहीं और 18 ये भी नहीं, तो ये वैल्यू बच्चों आपको बिल्कुल राइट है। ठीक है स्टैंड, और ये काफ़ी बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है सवाल है स्टैंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुक्रोस। सुक्रोस है एक, आप देखिए इसके ऑप्शन रखे हैं मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और डाइसैकेराइड। देखिए स्टैंड इसका जो ऑप्शन है बच्चों चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब ये डाइसैकेराइड कैसे इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए स्टैंड सुक्रोज जो का जब हम जल अपघटन करते हैं, चीनी का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड के दौड़ देती है, वो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलिए मैं इसको लिख कर समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि स्टैंड आप लोग जानते हैं सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11 होता है, प्लस आप इसका जल अपघटन करिए, जल से अभिक्रिया कराइए H2O से। ठीक है, तो रिएक्शन में स्टैंड आप लोगों को मिलता है C6H12O6। ठीक है, और आपको जो दूसरा मिलता है C6H12O6। तो बच्चों ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका क्या बच्चों फ्रुक्टोज है, और दोनों ही क्या बच्चों ये भी मोनोसैकेराइड है और ये भी मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है ये जो सुक्रोज है यही तो सुक्रोज है, यही तो चीनी है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया, तो ये सुक्रोज है। ठीक है, जिसका हमने जल अपघटन करा तो हमें मोनोसैकेराइड के दो अणु मिले। ठीक है, तो जब ये दो अणु मिले तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि सुक्रोज जो होता है बच्चों क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है बच्चों, डाइसैकेराइड होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, सुक्रोज का एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर बनता है। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो बच्चों बनता है आपकी मैथिल एमीन, यानी इसका पहला ऑप्शन ठीक है, मैथिल एमीन बनता है। कैसे बनता है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए एसिटिक अम्ल लेना है, लेना बच्चों एसिटिक अम्ल क्या होता है, देखिए CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है बच्चों आपका N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। ठीक है, और रिएक्शन में H2SO4 भी रहता है, इसको भी याद रख लें, हालांकि इसमें दिया नहीं है, H2SO4 भी रहता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक के रूप में रहता है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजोइक, ये अमोनिया नहीं स्टैंड, हाइड्रोजोइक अम्ल है। अमोनिया क्या होती है, अमोनिया होती है NH3, और ये क्या बच्चों, ये है N3H। देखो अंतर साफ समझ में आ रहा होगा। तो इसमें बनता है क्या, देखियो यहाँ से बनता है, देखिए पहले तो ये C2 निकालो, CO2 बाहर निकालो यहाँ से, क्या बच्चों ये CO2 कर दो अलग। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से निकालो एक N2, क्या निकालो बच्चों N2, देखो N3 है ना, यहाँ से N2 एक अलग कर दो, N2 अलग करा। अब यहाँ से क्या बचा, देखो एक तो CH3 बचेगा, यहाँ से N2 तो एक N बचा, और एक H ये और एक H ये, कुल मिला के 2 H, यानी H2 ये हो गया और CH3 ये हो गया, और एक N यहाँ से आया, तो ये बचा कुल मिला के CH3NH2, CH3NH2 जो कि क्या बच्चों आपकी मैथिल एमीन है। क्या बच्चों, मैथिल एमीन है। ठीक है स्टैंड, तो उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, आपका मैथिल एमीन बनता है। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं शिम्ट अभिक्रिया। शिम्ट रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, शिम्ट अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। इसका जो आंसर होगा बच्चों तीसरा ऑप्शन ठीक होता है, प्रति सेकंड। और कई बच्चों प्रति सेकंड को सेकंड इनवर्स भी लिख देता है, इस बात को याद रखना, सेकंड इनवर्स भी लिख देता है। प्रति सेकंड लिखेगा तो इनवर्स नहीं लगाएगा, और इनवर्स लगाएगा तो प्रति सेकंड नहीं लेगा। तो याद रखें दो चीज़ों को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की होती है बच्चों इकाई सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 खंड की। क्या है, निम्नलिखित में से जल के साथ क्रिया नहीं करता। निम्नलिखित में से जल के साथ क्रिया नहीं करता, कौन नहीं करता, याद रखें NF3 नहीं करता, NF3 जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी, पी ब्लॉक से लिया गया क्वेश्चन स्टैंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयदंती लिगैंड क्या होते हैं। उभयदंती लिगैंड क्या होते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो देखिए स्टैंड इसका जो ये आपको लिखित में देना है, इसका आंसर लिखना है ना, यहाँ पे अतिलेखी क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू हो गए स्टैंड। ठीक है, देखिए उभयदंती लिगैंड बच्चों वे लिगैंड होते हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं। बात में आप लोग को, यानी उभयदंती, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ स्टैंड, यानी उभयदंती लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यानी उभयदंती लिगैंड बच्चों वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, और आप चाहें क्वेश्चन बैंक से भी इसको आप याद कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है और ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया और एनसीईआरटी वाली बुक से है, ठीक है, बिलियन वाले चैप्टर्स है। यूरिया NH2CO NH2 के 0.25 मोलर 0.25 मोलर कोमा 2.5 के जी, याद रखना ये 0.25 बच्चे और ये क्या 2.5 है, कितना बच्चे 2.5 kg बिलियन को बनाने के लिए यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए, यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यूरिया का जो अणुभार होता है, यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2 होता है और इसका जो अणुभार होता है बच्चों, अणुभार कितना होता है, अणुभार होता है बच्चों इसका यानी m, मॉलिक्यूलर वेट वो होता है बच्चों 60 होता है, कितना होता है 60, ठीक है। तो बच्चों हमें बिलियन जो बनाना है वो कितना बनाना है 2.5 किलो बिलियन, नहीं बिलियन जो हमें बनाना है वो कितना बनाना है 2 बिलियन, बिलियन जो बनाना है हमें बच्चों, बिलियन में बनाना हमें 2 kg। इतने बिलियन बनाने के लिए कितने यूरिया की ज़रूरत होगी ये इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। बात समझ मेरी आप लोगों को, और कंडीशन क्या दी है कि 0.2 मोलर, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले हम निकालेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बिलियन में यूरिया की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए बहुत आसान सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या देखिए इसका अणुभार निकालेंगे और ये जिसकी वैल्यू देखिए कितनी है 0.25 की मल्टीप्लाई कराइए 0.25, यानी ये जो मात्रा निकल रही है यूरिया की बच्चे 1 किलोग्राम बिलियन में निकल रही है, हमें बनाना है 2.5 kg, वो बात की बात है। तो पहले 0 उतार दीजिए ऐसी और 25 × 150, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट क्या के बाद है बच्चों आपका 2 के बाद तो पॉइंट ये आ गया, यानी 1 किलोग्राम बिलियन में कितना आपका यूरिया रहेगा 15 ग्राम रहेगा बच्चों, कितना रहेगा 15 के बराबर रहेगा उस टाइम, ठीक है। अच्छा अब इसने पूछा है कि हमसे 2 kg के लिए है ना, तो लिखेंगे 2.5 kg, इसका मतलब हो गया 2500 ग्राम हो जाएगा, है ना, 2.5 किलो हो रहा है तो 2.5 kg का मतलब हो जाएगा 2500 ग्राम, कितना हो जाएगा ये 2500 ग्राम भी इसको बच्चों हम बोल सकते हैं, ठीक है। में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान समझे स्टैंड। तो देखिए 15 जो अभी हमने निकाला है 1 किलोग्राम मिलियन में, ठीक है स्टैंड, और टोटल वजन कितना है इसका, टोटल वजन बच्चे कितना देखिए मैंने बताया 2500 ग्राम, कितना बच्चे 2500 ग्राम और अपन में 1000 किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए, है ना ये, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे देखिए ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब इसे गुणा कर लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। तो 25 तिया कितना हो जाएगा ये 75 हो जाएगा, 25 है ये 3 ही है, तो 25 तिया कितना हो जाएगा चाहिए 75/2 हो जाएगा, तो काटो कितना आएगा बच्चों 37.5 आएगा, कितना आएगा बच्चों 37.5 ग्राम, कितना आएगा 37.5 ग्राम, यही इसका बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट होगा। यानी यूरिया का 2.5 kg बिलियन बनाने के लिए, ठीक है, कितने यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों आपको 37.5 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी स्टैंड, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा स्टैंड, ठीक है, याद रखना बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हो गया ग खंड है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, फिनोल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। इसमें केवल आपको थ्योरिकल देना है, थोड़ी सी रिएक्शन भी देते हैं, क्या होती है देखिए फिनोल की अम्लीय प्रकृति की रिएक्शन क्या है ना। और अम्ल होते क्या बच्चों, अम्ल वे होते हैं बच्चों जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ देते हैं, जो जलीय विलयन में घुलने पर क्या देते हैं H+ देते हैं। अब जैसे जानते हैं बच्चे फिनोल का जो स्रोत होता है, फिनोल वो होता है क्या बच्चों ये OH होता है, ठीक है स्टैंड। तो ये जलीय विलयन में क्या करता है, जलीय विलयन में, ठीक है, ये करता है बच्चे अपने अंदर से क्या करता है बच्चों ये H+ क्या कर देता है, डिनोट कर देता है, H+ का अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। H+ का मतलब एक रूप से सामान्य रूप से ये प्रोटॉन ही है, और जो अपने अंदर से जलीय में प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, ये H+ बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं बच्चों अम्ल होते हैं, ठीक है। और क्या बनता है ये आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है बच्चों फिनॉक्साइड आयन बनता है बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। और ये अनुनाद के कारण क्या होता है बच्चों स्थायी होता है, ठीक है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति में यही लिखना होता है कि फिनॉल एक अम्ल है, ठीक है, जब इसको जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये क्या देता है बच्चों H+ देता है, ठीक है, और H+ देने पर क्या अंदर फिनॉक्साइड आयन देता है जो कि अनुनाद के कारण स्थायी है। बस इतना लिखना होता है और आपको 2 नंबर आपको मिल जाते हैं स्टैंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टैंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुभार बढ़ने पर अल्कोहल
ईथर, मैंने देखो या दोनों में से कोई से एक आ सकता है, अल्कोहल के लिए पूछा जा सकता है, ईथर के लिए पूछा जा सकता है। अणुभार बढ़ने पर अल्कोहल या ईथर की जलीय विलेयता घट जाती है क्यों? देखिए स्टैंड, इसका मतलब ये होता है अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ता जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा समझ लें। जैसे हम जानते हैं अल्कोहल की बात करें तो जैसे मैथिल अल्कोहल रहा CH3OH, एथिल अल्कोहल की बात करो CH3CH2OH। अगर बात करो प्रोपिल अल्कोहल की CH3CH2CH2 और ये बच्चों OH। आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हम नीचे को आ रहे हैं नहीं, इसका अणुभार कम होगा, इसका उससे भी ज़्यादा, इसका इससे भी ज़्यादा अणुभार आएगा इस टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ जाएगा, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन की चेन, यानी हाइड्रोकार्बन लक्षण क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है हर उसके अंदर एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जल के अंदर विलय नहीं होता हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो इसकी जल में विलेयता क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। इसकी विलेयता क्या होती है कि बढ़, यानी अणुभार बढ़ने पर अल्कोहल या ईथर की जल में विलेयता क्या होती है बच्चों, घट जाती है। यही इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है स्टैंड। अच्छा आगे देखिए क्या होता है, आगे क्वेश्चन नंबर ये घा हो गया, तीसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। पायस क्या है, पायसों के प्रकार बताइए। तो देखिए बच्चों पायस क्या होते हैं, पायस ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनकी परिचित प्रायस्ता और परीक्षण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक है। तो पायस कहलाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पायस वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परीक्षण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव होते हैं, पायस कहलाते हैं। पायसों के प्रकार क्या होते हैं, पायसों के बच्चे दो प्रकार होते हैं, एक का तेल में जल, एक का जल में तेल, ठीक है। दो प्रकार होते हैं, एक का तेल में जल, दूसरा होता है जल में तेल, ठीक है स्टैंड। अच्छा दूसरा आपसे पूछा गया है अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप क्या होते हैं, फास्फोरस या सल्फर। देखो दोनों में से कोई से एक पूछा जाएगा स्टैंड, कोई से एक सल्फर या फास्फोरस के अपर रूप आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ठीक है। और ऐसी सल्फर के 8 अपर रूप है स्टैंड, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन के साथ देने आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है जब, क्या होता है जब चांदी चूर्ण को, यानी चांदी की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, क्या करते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं स्टैंड, ठीक है। तो ये आपको बच्चों याद करना है, ये रिएक्शन है, मैं एक प्रयोग बता देता हूँ। देखिए चांदी की चूर्ण की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से होनी है। देखिए क्लोरोफॉर्म होती है स्टैंड CH3Cl होती है, CHCl3, ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम बच्चों कैसे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे करानी है हमें, Ag से, किससे बच्चों, Ag से, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों AgCl बन के निकलता है, AgCl बन के बाहर निकलता है, ठीक है। अच्छा अब कितने Ag लें यहाँ से, ठीक है, या तो और ये जो निकलेगा HCl बन के निकलेगा, HCl बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से देखें कितने आ रहे हैं ये यहाँ पे 3 या 6 Ag करो बच्चों, कितने करो, 6 Ag करो, ठीक है। तो 6 Ag करने पे क्या होगा, तो 3 HCl तो ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ से देखो 3 Cl और 3 Ag निकल गए ना, बात समझ आप लोगों को। और क्या बचा आपका, आपका क्या बचेगा यहाँ से, आपका 6 Ag, तो देखिए 6 Ag था ना, तो 3 Ag तो यहाँ निकल गया, तो AgCl बन के निकल गया 3। अब ठीक है चलो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, कितने लेते हैं बच्चों, 3, ठीक है। और चलो यहाँ पे 2 लगाइए, अभी अभी समझ में आ जाएगा, ये 2 लगाइए यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 ही रहेगा, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, CH3 और सॉरी माफ़ कीजिएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इसके हम 2 मोल लेंगे स्टैंड, ठीक है। अच्छा यहाँ से लिखिए 6 Ag, ठीक है। तो यहाँ से जो देखिए स्टैंड, देखिए यहाँ से जो आपका 2 आगे लगा तो ये Cl कितने, 6 Cl और 6 ही Ag हैं, तो बच्चों ये जो आपका बनेगा 6 AgCl बनेगा, 6 AgCl बनेगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब यहाँ से क्या बचा, 2 ही कार्बन बचे, 2 ही हाइड्रोजन बचे, ठीक है। यानी इतना तो ये निकल के जा चुका है 6 Ag, और ये 2 3 अच्छे हैं, Cl भी 6 चले गए, ठीक है। तो 6 AgCl बनेंगे और बाकी आपका बचा 2 ही कार्बन बचे, 2 ही हाइड्रोजन बचे, तो बच्चों ये बनी आपकी बच्चों एसिटिलीन, क्या बनी बच्चों, ये आपकी एसिटिलीन बनी। काफ़ी बार ये पूछी गई आपकी क्या भी एसिटिलीन बनी, ठीक है। पास में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमीन क्या होती हैं, ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए, लेकिन आपको याद करना है, मेथिलेमीन एथिलेमीन है ना, क्वेश्चन बैंक से आप चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। एमीन क्या है, इनके उदाहरण देकर इसको समझाइए, ठीक है स्टैंड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 शुरू हो गया, इसको याद कर स्टैंड, ठीक है, याद करने का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर खा देखिए क्या है, संकर्ण तत्व क्या है, इनके लक्षण लिखिए। संकर्ण तत्व क्या होते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है वीडियो लेक्चर में, ठीक है। संकर्ण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। उनकी बहुत सारे गुण भी मैंने आपको बताया, चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित बहुत कम करते हैं, है ना, ठीक है। तो संकर्ण तत्व क्या होते हैं बच्चे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
उप अंतिम डी कक्षा में प्रवेश करता है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उप अंतिम डी कक्षा में प्रवेश करता है संकर तत्व कहलाते हैं। इनके लक्षण मैंने आपको बताए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, आपको फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ जरूर याद करके जानी, ये पक्की ऐसा मान लीजिए आ रही है आपकी बारी है, फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके महत्व को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। यानी जैवड़ वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये, ठीक है, वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कोललाउस का नियम, कोललाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, और ये 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। बस मैंने आप लोगों को, और आपको बच्चों आपका टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव आपसे पूछा जाएगा, इसको भी जरूर याद करें, है ना, प्रेस्टेशन वाले चैप्टर से है ये स्टैंड, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, देखिए दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण अभिक्रिया पूर्ण होने में करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये मैंने काफ़ी सारे ऐसे सवाल अपने चैनल पर करा रखे हैं, ठीक है। जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई थी तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, आप वहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और याद रखना ये 4 नंबर में क्वेश्चन बच्चा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है स्टैंड। और इस टाइप का सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, इस चीज़ की याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपसह संयोजक यौगिक के संबंध में बर्नर का सिद्धांत। देखिए उपसह संयोजक के संबंध में बर्नर का सिद्धांत की अभिधारणा आपको लिखनी है, ठीक है। यानी आपके जो केमिस्ट्री वाला जो उपसह संयोजक चैप्टर उससे ये ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए हेलोएरिन क्या है, हेलोएरिन क्या है स्टैंड, इनकी 2 प्रमुख नाभिक रागी प्रतिस्थान अभिक्रियाएं लिखिए। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है हेलोएरिन, ये रिएक्शन जरूर आने वाली है, हेलोएरिन के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अथवा में क्वेश्चन देखिए क्या, अथवा बच्चों क्या देखिए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, हैबर विधि वाला है ना। इसके 2 रासायनिक गुण एवं उपयोग बताने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देनी है, ठीक है। चाहे तो बच्चे इन 5 रिएक्शन को कर दीजिए सॉल्व जो आपको लिख रही हैं, और चाहे तो आपका ये अथवा में क्वेश्चन ही आपको दे रखा है, चाहे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है, चाहे तो 5 रिएक्शन करो तो भी इनके लिए 5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 के लिए, चाहे आप एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से आपको बच्चों पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके बच्चों 70 मार्क्स में ये पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन स्टैंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सवालों की तैयारी जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं एक बार इनको सारे क्वेश्चन को फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझें स्टूडेंट। देखिए ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस क्वेश्चन पेपर में समझाएं स्टूडेंट, ठीक है, याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से, एक बार इसको एक नज़र देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट था अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। ये ध्यान से समझिए स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, कि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।